Hello, good morning, students. This is class 10th, chapter 6, The Footprints of the Feet. और आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। कहानी है रिचर्ड एब्राइट की। रिचर्ड एब्राइट एक जाने माने बायोलॉजिस्ट हैं। कहानी का समरी ये है कि एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है और धीरे धीरे उसके शौक, जो कि तितलियों को इकट्ठा करना, फॉसिल्स को इकट्ठा करना, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, या फिर पत्थरों को इकट्ठा करना, सिक्कों को इकट्ठा करना, इस तरह की हॉबी जो थी, उसको धीरे धीरे उसने अपने माता और गुरुजनों के प्रोत्साहन की मदद से और एक किताब की मदद से जो उसके जीवन में दिशा मिली, कि अंततः वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट, वह बच्चा एक महान खोजकर्ता और एक बायोलॉजिस्ट के रूप में जाना गया। कहानी है एक साइंटिस्ट को बनाने की, एक वैज्ञानिक का तैयार करने की। ठीक है, तो कहानी एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी मतलब कहते हैं जीवनी। ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, यानी कि लेखक ने खुद इसे अपने बारे में नहीं लिखा है, किसी और ने सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उस व्यक्ति के जीवन को लिखा हुआ है। ठीक है, कहानी हमें क्यों सिखाई जा रही है? हमें ये सिखाई जा रही है क्योंकि आप 10वीं में हैं और आप शायद अपने आप को इससे रिलेट कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा कुछ हो आपके जीवन में जिससे आपके जीवन को दिशा देने की प्रेरणा मिल सके इस कहानी से। तो शुरुआत करते हैं रिचर्ड एब्राइट के बारे में। तो हमेशा की तरह, जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि किसी कहानी को जानने की सबसे बुनियादी ज़रूरत है कि आप ये जानें कि वो कहानी कब लिखी गई है, किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। ठीक है? तो पेंसिल्वेनिया नाम की एक जगह है अमेरिका में। आप यूएसए में जाएंगे, पेंसिल्वेनिया नाम की एक जगह है, वहाँ पे रिचर्ड एब्रिट का बचपन बीता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इनका बचपन एक खोजी बालक के तौर पे था, जो सिक्के और पत्थर और तितलियां, इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक रखता था, हॉबी रखता था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिचर्ड एब्रीट has received the Serial Scholar Award and Screen Plough Award for the biochemistry and molecular biology. It was the fascination for butterflies that opened the world of science to him. तो रिचर्ड एब्रिट को सिरिल स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लो अवार्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मिला है। ये 2 अवार्ड उनको मिले। आगे हम जानेंगे कि उनको बचपन में भी 2-3 अवार्ड मिल चुके थे, जिसकी वजह से उनके जीवन की जो दिशा एक वैज्ञानिक के रूप में तय हो पाई, उसमें मदद मिला। ठीक है? तो हम चलते हैं, रीड एंड फाइंड आउट करेंगे। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स एब्रीट्स लाइफ? हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? इन 2 सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे इस कहानी में, इस बायोग्राफी में। At the age of 22, a farmer, Scout of the Year, excited the scientific world with a new theory on how cell works. Richard H. Bright and his colleague roommate explained the theory in an article of Proceedings of National Academy of Science. तो 22 साल की उम्र है, एक पुराने स्काउट ऑफ द ईयर रहने वाले व्यक्ति ने एक वैज्ञानिक दुनिया में अपनी नई थियरी दी है कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। रिचर्ड एच ब्राइट, एब्राइट और उसका रूममेट, इन लोगों ने एक थियरी पब्लिश की है, एक आर्टिकल लिखा है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इसमें। ठीक है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो विज्ञान के एक बहुत जाने माने एकेडमीज में से है कि आप ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, तो जो भी उस देश की नेशनल एकेडमी रही होगी, उसमें उन्होंने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया है, किस बारे में, कि कैसे कोशिकाएं काम करती हैं। ठीक है, आप 10वीं में हैं, आपको पता होगा कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, क्योंकि आपके बाकी सिलेबस जो है, विज्ञान का सिलेबस है, उसमें आपको इस बात का ठीक ठाक अंदाजा है। आज हम जिस तरह के विज्ञान को पढ़ रहे हैं, वो पहले के कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों द्वारा शोध में पाया गया है और साबित किया गया है, जिसकी वजह से आज आपको ये चीज़
कहानियों में पता चल जाती है। मतलब आप बहुत कम उम्र में ये जान सकते हैं कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है। पर एक समय ऐसा भी था जब ये गुत्थी बनी हुई थी कि दरअसल इंसान का शरीर काम कैसे करता है। तो उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of a college student. In sports, that would be like making a big league at the age of 15 and hitting a home run your first time at a bat. For Richard Albright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. पैराग्राफ कहता है कि ये पहली बार था कि किसी नौजवान युवक वैज्ञानिक की किसी जर्नल में जगह मिली गई है एक कॉलेज के विद्यार्थी को। ठीक है। तो ये बहुत आमतौर पे नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ा रेप्यूटेड या कोई बड़ी संस्था आपके आर्टिकल को कम उम्र में छाप दे। ठीक है। इसके लिए आपको बहुत आउटस्टैंडिंग काम करना पड़ता है। हालांकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि बहुत कम उम्र में किसी ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। ठीक है। वैसी ही एक कहानियों में से ये कहानी भी है। तो क्या हुआ है, किसी एक बड़े साइंटिफिक जर्नल ने, जो वैज्ञानिक जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स लिखने वाली मैगजीन्स होती हैं, उसने एक कॉलेज के विद्यार्थी के काम को पब्लिश किया है। ठीक है। संपादित किया है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे खेल में किसी 15 साल के बच्चे को एक बड़ी लीग में मौका मिल जाए और वो होम रन हिट कर दे। जब होम रन हिट करने की बात हो रही है, ये बेसबॉल की बात हो रही है। ठीक है। ये क्रिकेट की बात नहीं है। ठीक ना। होम रन बेसबॉल में होता है, उसको कहते हैं जब होम रन कहते हैं जब बॉल की शॉट सीधे ऑडियंस के, मतलब जहां पब्लिक बैठी होती है स्टेडियम में, वहां पहुंच जाते हैं, उसको होम रन कहते हैं। ठीक है। अपने क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लीजिए, किसी एक नौजवान युवक को जो 15-16 साल का है, उसको इंडियन नेशनल टीम में जगह मिल जाए तो जिस तरह की उसके लिए फीलिंग होगी, ठीक वैसा ही एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए है कि उसके किए गए काम को किसी साइंटिफिक जर्नल में जगह मिल जाए। ठीक है। वैसा ही रिचर्ड एब्रिट के लिए भी पहली बार था कि उसके किसी अचीवमेंट इन साइंस और अदर फील्ड की किसी भी उसके उपलब्धियों को इस तरीके से जगह मिली। और ये सब कुछ शुरुआत हुआ तितलियों से। An only child, Albright grew up not in reading Pennsylvania, Pensil, Pennsylvania, ठीक है, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. But there was one thing I could do, is collect things. एकलौता बच्चा, यानी कि शायद इकलौते बालक होने के बाद भी ब्राइट का जो बचपन है वो नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया में बीता है। वहां उनका कहना है कि वहां करने के लिए कुछ भी नहीं था। देयर वॉजेंट मच आई कुड डू देयर, वहां करने के लिए कुछ भी नहीं था। आई सडनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। तो अकेले टीम बनाकर तो आप फुटबॉल या बेसबॉल तो नहीं खेल सकते। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, इज कलेक्ट थिंग्स। तो वहां एक काम तो था जो मैं कर सकता था, वो ये कि चीजों को इकट्ठा किया जाए। सो ही डिड। एंड डिड ही एवर? Beginning in kindergarten, Albright collected butterflies with same determination that has marked all his activity. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes star gazing all night. तो पेंसिल्वेनिया में वो सिर्फ एक ही काम कर सकते थे, वो है कि चीजों को इकट्ठा करें। तो उन्होंने वो किया। किंडरगार्टन यानी कि एलकेजी यूकेजी से स्टार्ट किया है, और एब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा करना सबसे पहले शुरू किया। वही चीज जो बाद में चलकर उसके लिए एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी एक्टिविटी बनी। बाद में मतलब साथ में ही वो पत्थर या फॉसिल, या फॉसिल मतलब होता है एक जीवाश्म। जैसे आप शंख देखते हैं, शंख एक प्रकार का जीवाश्म है। ठीक है। एक बहुत पहले का कोई जीवाश्म है, कीड़ा है जो अपने शेल को छोड़कर चला गया है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर आप फॉसिल्स सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो कोयला है उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल उन जानवरों के मरने और
मिट्टी में दब जाने से बनता है, जो करीबन 1000 साल पहले इस धरती पे चला करते थे, जैसे डायनासोर। उनके जो मरने के बाद जो कंकाल बने वो फॉसिल के तौर पे जाने जाते हैं। और सिक्के जमा करते थे। इसी चीज ने उनको एक ईगर एस्ट्रोनॉमर बनाया। एस्ट्रोनॉमर वो होता है जो अंतरिक्ष की यात्राएं करता है, ठीक है, या फिर जो ब्रह्मांड के गतिविधियों में रुचि रखता है, ठीक है। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। स्टार गेजिंग मतलब तारों को देखते रहना, घूरते रहना, ऑल नाइट, पूरी रात। अब देखो यहाँ पे होम रन के बारे में लिखा है। अ होम रन इन अ गेम ऑफ बेसबॉल इज व्हेन द बैटर स्कोर्स अ रन आफ्टर रनिंग सेफली अराउंड ऑल bases and back to the home plate without stopping. A ball hit out of the playing field is also called a home run. Getting a proper published at age of 15 in scientific journal is here compared to scoring a home run while batting for the first time. ठीक है। तो इसने बताया कि होम रन क्या होता है। जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि अगर आपने बाउंड्री के बाहर ऑडियंस में एक बॉल हिट कर दी है तो वो बेसबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से होम रन होता है। या फिर अगर आपने सारे पॉइंट्स को दौड़कर वापस अपने पोजीशन में पहुंच गए, जैसे हम क्रिकेट में रन लेते हैं, ठीक है, बिना आउट हुए, उसको भी होम रन कहेंगे। तो यहाँ पे तुलना की गई है कि पेपर के पब्लिश होने का 15 साल की उम्र में एक साइंटिफिक जर्नल में वैसे ही है जैसे आपने कोई होम रन कर दिया हो, और जबकि आप पहली बार बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि बहुत बड़ी बात हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, brought him telescopes, microscopes, cameras, mountaineering materials, and other equipment that helped him in many other ways. ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विथ ब्राइट माइंड। तो अपने तेज दिमाग के साथ पहली बार उसको किसी चीज को जानने की इच्छा जागृत हुई। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा, ठीक है। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसकी जो माता थी, उनकी जो माँ थी, उन्होंने भी उनको बहुत प्रोत्साहित किया। किस चीज में? उनको उनकी पढ़ाई के प्रति जो रुचि बढ़ रही थी उसके लिए उनको बहुत प्रोत्साहित किया। कैसे प्रोत्साहित किया? She took him on trips, brought him telescope, microscopes, cameras and mountaining materials. तो वो उसके लिए क्या, उसको कहीं घूमने जाने के लिए उसका देखभाल करती थी, यानी कि कहीं घूमने जाने का मौका देना होता है, उनको टेलीस्कोप खरीद के दिया, माइक्रोस्कोप खरीद के दिया, कैमरा खरीद के दिए, माउंटिंग मटेरियल्स दिए, जैसे जो चीज़ें पहाड़ों पर जाने में मदद करती हैं, ठीक है, एंड अदर इक्विपमेंट दैट हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज। और ऐसे और भी बहुत सारी चीजें उसको प्रोवाइड की जो कि उसको मदद करती है किस बात में? सीखने में, अदर चीजों को, ठीक है। आई वॉज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, ओके, हिज मदर सेड। उसकी माँ कहती हैं कि जब तक वो स्कूल नहीं गया था तब तक मैं ही उसकी अकेली कंपेनियन थी। कंपेनियन मतलब साथी, ठीक है। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके दोस्त घर आने लगे, ठीक है, उस जब क्योंकि वो स्कूल जाने लगा तो उसके दोस्त भी घर आने लगे, लेकिन रात में जब समय मिलता तो दोनों लोग साथ में कुछ भी किया करते थे, ठीक है। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। तो उसकी माँ कहती हैं कि रिची ही उसका पूरा जीवन था। जब उसके पिता का देहांत हो गया, किस उम्र में देहांत हो गया? जब रिचर्ड अपने तीसरी कक्षा में थे, थर्ड ग्रेड में थे, ठीक है। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट डाइनिंग रूम टेबल। तो रात के खाने के समय डाइनिंग टेबल पे हमेशा वो साथ में ही रहते थे। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, आई फाउंड वर्क फॉर हिम। अगर रिचर्ड के पास कुछ करने के लिए नहीं रहता था तो उसकी माँ जो है उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ देती थी। नॉट फिजिकल वर्क
बट लर्निंग थिंग्स। कोई मेहनत का काम नहीं, लेकिन चीजों को सीखने का, लर्निंग का काम। ठीक है। ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। तो उनकी माँ का कहना है कि वो उसे पसंद भी करते थे और उसको जानने की इच्छा भी रखते थे, सीखने की इच्छा रखते थे। एंड लर्निंग ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। तो जो ऐसा कि वो पढ़ाई करते थे तो उनको बहुत अच्छे ग्रेड भी मिलते थे स्कूल में। ऑन एवरी डे थिंग्स ही जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर थे। तो आमतौर पे वो किसी दूसरे बच्चे जैसा ही था। बट बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, Ebright had collected 25 species of butterfly found around his hometown। ठीक है। तो जब तक वो क्लास 2 में था तो उसने 25 तरह की तितलियों को अ, ढूंढा, जो कि उसके होम टाउन के, उसके जो आसपास का घर था वहां पे इजिली दिखती थी। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे एक टेबल दिया गया है पेंसिल्वेनिया में, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से तितलियां वहां पे हैं। गॉसमर विंच बटरफ्लाइज। अब देखिए, हमने बहुत सारी तितलियां देखी हैं अपनी जिंदगी में। पता नहीं आप लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा है कि नहीं देखा, लेकिन जब मैं बच्चा था तो मेरे पास ये तितलियां हमारे घर के आसपास घुमा करती थी। आम तौर पे तितलियां बसंत ऋतु के ठीक पहले, मतलब जनवरी फरवरी के महीने में आपको खूब दिखती हैं। और कुछ प्रजातियां आपको गर्मियों में दिखती हैं। एक पीले रंग की तितली हुआ करती थी, बहुत सुंदर, जो जो आम तौर पे पीले फूलों पर ही दिखाई देती थी। बहुत सुंदर, मतलब मेरी बचपन की यादों में से एक वो भी है। खैर, तितलियों के बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ मिल जाएँगी। इसमें ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे मुख्य इस कहानी में चर्चा रहेगी मोनार्क्स और मिल्कवीड की। ठीक है? अब क्यों होगी, ये आप आगे जानेंगे। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said। तो उसने कहा 25 अलग-अलग प्रजातियों के तितलियों को इकट्ठा करने के बाद कि अब मेरा तितलियों को इकट्ठा करने का मन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है? अब मैं इसको शायद बंद कर दूंगा। But then my mother got me the children's book called The Travels of Monarch। ठीक है? और राइटर ऐसा सोच ही रहे थे, मतलब रिचर्ड, राइटर नहीं, रिचर्ड ऐसा सोच रहे थे, तब तक उनकी माँ ने उसे एक किताब दी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, ये किताब है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector। तो ये किताब किस बारे में है? ये किताब इस बारे में है कि सेंट्रल अमेरिका से कैसे ये तितलियां माइग्रेट करती हैं, पलायन करती हैं। ठीक है? ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के दुनिया का द्वार खोल दिया इस नव युवक खोजकर्ता और इकट्ठा करने वाले कलेक्टर के आगे। यहाँ कलेक्टर का मर्ग मतलब जिला कलेक्टर नहीं है। ठीक है? प्रशासनिक अधिकारी से नहीं है। यहाँ कलेक्टर का अर्थ है इकट्ठा करने वाले से। जो मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट का, डीएम जिसको कहते हैं या कलेक्टर जिसको कहते हैं, कलेक्टर उसको इसलिए कह देते हैं क्योंकि मजिस्ट्रेट का एक काम टैक्स का कलेक्शन करना भी है। ठीक है? क्योंकि वो व्यक्ति टैक्स का कलेक्शन करता है, इसलिए उसको टैक्स कलेक्टर कहते थे। ठीक है? अभी बहुत तरीकों में हम पुराने शब्दावली का, संज्ञा का, सर्वनाम का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब उनको कलेक्टर नहीं कहते, अब उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी क्या है कि बट गई है, तो अब वो कलेक्टर कलेक्टर नहीं रह गए, हालांकि उनके अंडर में ही होता है। ठीक है? तो यहाँ कलेक्टर का मतलब है इकट्ठा करने वाले से। एट द एंड ऑफ द बुक, रीडर वर invited to help the study butterfly migration। इस कहानी के मतलब जो किताब उसको मिली थी, उसके अंत में रीडर को इनवाइट किया गया था कि बटरफ्लाई के माइग्रेशन को स्टडी करने में मदद की जाए। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of University of Toronto
कनाडा। ठीक है? तो जो किताब थी, किताब के लास्ट में उन्होंने एक इन्विटेशन भेजा हुआ था कि जो भी चाहे तो वो तितलियों के खोज में मदद कर सकता है। किसकी मदद कर सकता है? डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओकहार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में फ्रेडरिक ओकहार्ट एक डॉक्टर प्रोफेसर रहे होंगे, जिनका काम रहा होगा तितलियों के बारे में रिसर्च करने का। उन्होंने अपनी किताब में एक इनविटेशन डाल रखी थी कि जो भी इसमें मदद करना चाहता है उसका स्वागत है। ठीक है? Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. ठीक है? अब क्या हुआ? जो एब्राइट की मदर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी डॉक्टर उकहार्ट को। वो उन्होंने एब्राइट के काम को देखा। एब्राइट क्या कर रहा है? लाइट एडहेसिव टैग्स लगा रहा है। ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिए। लाइट मतलब हल्का, एडहेसिव टैग्स मतलब गोंद। किसको गोंद लगा रहा है? विंग्स ऑफ मोनार्क्स। मोनार्क्स एक तरीके की वैरायटी है, एक तरीके का प्रजाति है। किसका? तितलियों का। ठीक है? Everyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to डॉक्टर उखाड़। तो उस किताब के तौर पे ये था कि जिस किसी ने भी तितलियों को देखा है, वो अपना टैग डॉक्टर उखाड़ को भेजें। ठीक है? The butterfly collecting season around reading last 6 weeks in late summer. तो जो भी आखिरी के 6 हफ्तों में उसने तितलियां इकट्ठी की थी, वो उसने भेज दिया। ठीक है? If you are chasing them one by one, you won't catch very many. अगर एक एक करके आप उनको चेज कर रहे हैं, चेज करने का मतलब पकड़ रहे हैं, तो आप ज्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। So the next step for a bright was to raise a flock of butterflies. ठीक है? अब क्या था? एब्राइट का अगला काम क्या था? वो तितलियों को रेज करेगा। क्या करेगा? बड़े करेगा। ठीक है? अब वो तितलियों को पकड़ने नहीं जाएगा, तितलियों को पैदा करेगा खुद ही वहीं पे। ठीक है? He would catch a female monarch, take her eggs, and raise them in the basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. अब उसको क्या करना था कि एक फीमेल मोनार्क को लेना, एक मादा मोनार्क तितली को पकड़ना था। ठीक है? फिर उसकी मदद से क्या कर सकता था वो? उसकी मदद से कर सकता था कि तितली को अपने बेसमेंट में, मतलब बेसमेंट का मतलब होता है घर के नीचे का जो एक, जैसे क्या है विदेशों में क्या होता है कि घर के नीचे भी एक बेसमेंट बनाते हैं। ठीक है? आजकल आपने बेसमेंट में पार्किंग देखा होगा, बड़े होटलों में या बड़े मॉल्स में नीचे बेसमेंट में पार्किंग होती है। तो वहां पर वो क्या करने वाला था? एक मादा मुनार तितली को लेता, उसके अंडे को वहीं पे परवरिश करता, रेज करता। ठीक है? और उसका पूरा लाइफ साइकिल, अंडे से लेके उसके कैटरपिलर बनने, कैटरपिलर से प्यूपा और उसके बाद एक अडल्ट बटरफ्लाई बनने तक का सफर देखता। Then he would tag the butterflies' wings and let them go. For several years, his basement was a home to thousands of monarchs in different stages of development. उसके बाद उसने क्या किया? तितलियों को टैग करता मतलब उनके पंखों पर निशान बनाता और फिर उनको छोड़ देता। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक उसके बेसमेंट करोड़ों मतलब हजारों तितलियों के लिए घर बना रहा। ठीक है? नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई कलेक्टेड इन 6 वीक्स। अब देखिए, यहाँ पे उसने एक ग्राफ लगाया हुआ है कि कितनी तितलियां उसको मिली 6 हफ्तों में। ठीक है? तो इसने 1 2 3 4 5 6 तरह की तितलियां हैं और उनका नंबर है कितना कलेक्ट हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 6 हफ्तों में, 6 वीक्स में, ब्रस्ट फुटेड इसके 10 निकले और मिनार्क सिर्फ एक। ठीक है? ऐसे ही स्नॉट एक, ग्रॉस फार्मर विंग्ड इसके 8। ये क्या बताता है? ये एक वैज्ञानिक तरीका है पढ़ने का। ठीक है?
आप स्टडी कर रहे हैं कि कितनी चीज़ें आपको मिली हैं, ठीक है? अभी के लिए